रोज कोई ना कोई बला आई ही रहती थी और आज भी कोई ऐसी ही बला उनका इंतजार कर रही थी। रोज की तरह प्रिया और सीमा किचन में सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी प्रिया अपनी जिठानी से कहती है, लगता है बाबा जी की दी हुई वो धूप अगरबत्ती काम कर गई। आजकल घर में कलेश जरा कम हुआ है ना भाभी। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार उस बाबा जी के पास हो आई, चिंटू के लिए उसकी पेन की पूजा करवा लीजिएगा। फिर एग्जाम में जो चिंटू की पेन ऐसे दौड़ेगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। पहले तो तू लकड़ी छू। शादी के 16 साल बाद पहले ऐसे 4-5 दिन गुजरे होंगे जो हमारी सास ने हमें गालियां नहीं सुनाई, वो भी तुझे चुप रहे। और हाँ, मुझे नहीं करना चिंटू के पेन में झाड़ फूक, ये सब कुछ नहीं होता। तू भी ध्यान रख, बेकार में ये बाबा बाबा के फेर में मत पड़ना, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। सीमा और प्रिया आपस में बात कर रहे थे। जिस शांति की चर्चा उन दोनों के बीच हो रही थी उसे भंग करते हुए घर का इकलौता दामाद मनोज अपनी पत्नी ईशा का हाथ पकड़े घर आता है, जिसे देखते ही निर्मला खुशी से फूले नहीं समाती और जोर जोर से अपनी बहू को आवाज देने लगती है। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? अरे प्रिया जल्दी बाहर आओ, देखो जमाई जी आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। अब बैठिए ना, जमाई जी खड़े क्यों हैं? अपने ससुराल में जमाई तो आराम करते ही अच्छे लगते हैं। आराम तो मैं कर लूंगा मम्मी जी, पूरा जीवन पड़ा है आराम करने के लिए, पर इस समय मैं किसी और काम से आपके पास आया हूँ। मनोज की इस बात को सुनते ही निर्मला हक्की बक्की रह जाती है और आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी बेटी को देखने लगती है। पति पत्नी के रिश्ते में तो छोटी मोटी अनबन हो ही जाती है दामाद जी। मैं बात करती हूँ ना ईशा से। अरे तूने कुछ कह दिया क्या जमाई जी को? है इसके बदले मैं माफी मांगती हूँ जमाई जी, पर बात क्या हुई बताइए तो। अरे अब तू ही कुछ बोल दे, पत्थर बनकर क्यों बैठी है? इस तरह मुंह सुजाने से क्या होगा? क्या किया है तूने बता दे, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। वो क्या बोलेगी मम्मी जी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अब तो जानती है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितना फ्लोरिशिंग बिजनेस है मेरा, दूर दूर तक फैला हुआ। इस कारण मुझे शहर से बाहर आना जाना करना ही पड़ता है। और अभी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए मुझे दुबई जाना होगा। 24 घंटे मीटिंग्स में रहूंगा। अरे मुझे तो होटल रूम में आने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और ये नए देश में होटल में बैठी बैठी बोर हो जाएगी। पर जिद किए बैठी है कि मेरे साथ ही जाकर रहेगी। घर में ही बिठाना था तो शादी ही क्यों की? मैं नहीं जानती क्या तुम्हारी सोच को? कैसे घर में शादी कर दी मम्मी तुमने? मेरी एक नहीं दो सासें हैं। मेरा पति भी तो मेरी सास ही है, पति जैसा तो कुछ बचा ही नहीं इसके। अरे बेटा, दामाद जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना। अगली बार तुझे ले जाएंगे ना दामाद जी। देखिए मान गई ईशा, अब वो कुछ नहीं कहेगी। अब आप ना आराम से जाइए। पर बात इतनी सी नहीं है मम्मी जी, दुबई तो मैं वैसे अकेला ही जा रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसे छोड़ूंगा। इसे मम्मी के साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मम्मी और इसकी पटती नहीं, और मेरे पीछे से ये एक दूसरे का कत्ल कर देंगी। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक मैं दुबई से रिटर्न आता हूँ, आप ईशा को अपने पास रख पाएंगी तो अच्छा होगा। रख पाएंगी की क्या बात है दामाद जी, हमारे घर की बेटी है ईशा, इसके भाग्य का तो खाते हैं हम। जिस दिन ईशा हमारे घर में पैदा हुई थी ना, हमारे तो दिन ही फिर गए थे। ऐसे ही नहीं, इसके दोनों भाई इस पर जान छिड़कते हैं। तो फिर ठीक है, मैं कार से ईशा का सामान उतरवा देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, मुझे निकलना होगा। नमस्ते। और तभी किचन से प्रिया और सीमा हाथ में खाने की ट्रे और चाय लेकर आती हैं। और देर से आती ना तुम दोनों, अब क्या फायदा? चले गए दामाद जी, बेचारे को भूखे प्यासे ही जाना पड़ा। हाँ तो भाभी, तुम कितने दिनों के बाद तो मैं आई हूँ, उसके बाद भी ऐसा बर्ताव? लगता है तुम्हारी दोनों बहुओं को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया मम्मी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो तो मैं गर्मा गर्म समोसे उतार रही थी ना, जीजाजी को समोसे बड़े पसंद है ना, बस उसी में देरी हो गई। 10 मिनट कार में ट्रेवल करने के बाद यहाँ पहुंची हूँ। मैं भी थक गई हूँ। भाभी प्लीज मेरे सर पर अब खड़े मत रहिए। हाँ बेटा, हाँ तू थक गई होगी, जा आराम कर ले बेटा। आराम कर ले? कहाँ आराम कर लो मम्मी? उनके सामने तो मैंने बोल दिया कि मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगी, पर उन्हें क्या पता इस घर में तो मेरा एक कमरा भी नहीं है। ये सुनते ही निर्मला ईशा का सूटकेस उठाकर अपनी छोटी बहू प्रिया के कमरे में रख देती है। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना बेटा, तेरा इस घर से दाना पानी कोई नहीं उठा सकता। अब से तू प्रिया के कमरे में रहेगी।
और दामाद जी के सामने मैंने जो कुछ भी बोला उसे दिल पर मत लगाना। तू तो जानती ही है कि थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी पड़ती है। कुछ देर बाद प्रिया जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ईशा ने उसके रूम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अच्छा, आप आराम करिए दीदी, कोई बात नहीं। वो बस मैं थोड़ी देर पीठ सीधी करने आई थी। कोई बात नहीं, कुछ देर की बात है। मैं सीमा भाभी के कमरे में लेट जाती हूँ। ये अच्छा आइडिया दिया तूने बहू। तू एक काम कर, अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर सीमा के कमरे में शिफ्ट हो जा। तेरी ननद जब तक यहाँ है तेरे कमरे में रह लेगी। अभी मैं सीमा को ये कहूँ तो वो ऐसा क्यों वैसा क्यों करके 10 सवाल करेगी। अरे उससे तो तू समझदार है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, पर मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। रात को ये आ जाते हैं, फिर इन्हें जो सही लगे, वरना मैं खुद ही आपको हाँ या ना कर दूँ तो ये नाराज हो जाएंगे ना। और रात को खाने के टेबल पर खाने के साथ परोसा जाता है एक सवाल कि ईशा सोए तो सोए कहाँ। एकदम सही फैसला किया है मम्मी तुमने। ईशा प्रिया के कमरे में सो जाएगी, और प्रिया को कोई तकलीफ है तो ईशा हमारे कमरे में सो जाएगी, है कि नहीं सीमा? जेठ जी, वैसे तो मुझे और नील जी को भी आप ही के कमरे में आना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कि हम दोनों देवरानी जिठानी एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाएं, ताकि दीदी मेरे कमरे में सो पाए। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मामला सेट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम दोनों दिन भर बाहर रहते हैं, रात में हमें बस सोना ही तो है, रूम चाटना थोड़ी ना है। और बेचारी प्रिया को अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी जिठानी के कमरे में आना पड़ता है। एक तो ऐसा ससुराल, ऊपर से पति इतना होनहार कि क्या कहे आदमी। बताइए भाभी, क्या मैं हाँ नहीं कह सकती थी? कुछ सोच कर ही तो मैंने इनके ऊपर चीजें डाली होगी ना, पर इनको तो इतनी भी समझ नहीं है। मुझे क्या पता था इन महाशय को अपना कमरा छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही तो बोलते हैं, हमें तो बस रात को सोना है। जैसे हम दोनों को तो कपड़ा, बर्तन, खाना बनाना सब बिस्तर पर ही करते ना। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन दोनों को कि खुद माँ से कहकर ईशा को तेरे कमरे से हटवाएंगे। प्रिया और सीमा मिलकर ये प्लानिंग कर लेती है कि जैसे ही रात को उन दोनों के पति कमरे में सोने के लिए आएंगे, वो दोनों पहले ही बिस्तर पर सो जाएगी और रात को खाने के बाद दोनों वैसा ही करती है। खाने का मजा आ गया ना भैया। और जो लास्ट में मुखवास रखती ना प्रिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आह! ये कहता हुआ नील जैसे ही प्रेम के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि प्रिया और उसकी भाभी बिस्तर पर आराम से हाथ पैर फैलाए जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, अब से हम दोनों को साथ सोना है। मेरा मतलब है हम चारों को। अरे सीमा जरा उठो, हम दोनों को भी सोना है। किंग साइज का बेड है प्रिया, जरा साइड हो जाओ ना। मैं और भैया बाकी कोनों में सो जाएंगे। अरे बैठने भर तो जगह दो यार, ठंड कितनी है। आपके कमरे में तो हीटर था ना भैया, वो कहाँ गया? उठाकर ले गई तुम्हारी बहन। भाभी सपने में बोल रही है क्या? नहीं यार, पर मुझे समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लगता है मम्मी की बात मानकर हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नील और प्रेम सीमा और प्रिया को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों जैसे पत्थर की तरह हो जाती है। जिस पर कितना भी सर फोड़ लो, खून आपके माथे से आएगा। परेशान होकर दोनों भाई जमीन पर प्रिया और सीमा की साड़ी बिछाकर उस पर सो जाते हैं। भागो भागो, लगता है विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर दिया है। अपनी जान बचाओ। किसी ने कोई हमला नहीं किया भाभी, ये तो प्रेम जी के खर्राटों की आवाज है। सो जाइए। ऐसे विस्फोटक खर्राटे मेरा तो हार्ट फेल होते होते बचा है। किसी तरह सीमा की आंख लगती है कि प्रिया की नाक में बड़ी जोर की बदबू आती है। ऐसी गंदी बदबू। हे राम, लगता है जेठानी जी का पेट खराब है। मुझसे तो ये गंध बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उल्टी हो जाएगी। ऐसा साइलेंट बम कौन छोड़ता है भाई? कम से कम पहले आवाज देकर आगाह तो कर दो। मुंह ढककर सो जा। तेरे जेठ जी को रात को इसी तरह से साइलेंट बम छोड़ने की आदत है। अगली सुबह, अरे यार प्रिया, मेरी वो ऑफिस की फाइल कहाँ चली गई? आँख तो खुलने दीजिए। एक तो दूसरे के बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती। बोलिए, किस फाइल की बात कर रहे हैं? एक ही होगी। जो भी कमरे में था सब कुछ मम्मी जी ने इसी कमरे में फिकवा दिया है। ढूंढ लीजिए, इसी कबाड़ में होगा कहीं। नील पूरे कमरे को उथल पुथल कर देता है, पर कहीं भी उसे अपनी फाइल नहीं मिलती और उसे बिना फाइल के ही अपने ऑफिस जाना पड़ता है। बड़ी ठंड है, एक काम करती हूँ, जाकर अपना हीटर तेरे कमरे से ले आती हूँ।
जैसे ही सीमा प्रिया के कमरे में जाती है वो देखती है कि ईशा और निर्मला आराम से भुजिया खाते हुए बिस्तर पर बैठी हीटर का मजा ले रही हैं। यहाँ आने के बाद ना जरा सुकून मिलता है मम्मी, वरना वहाँ तो मेरी सास दिन भर मेरे सर पर खड़ी रहती है। ऐसे ये कौन सा बिस्तर है भाभी का जो मायके से लेकर आई थी? वो तो फूल से भी हल्का था, एक पैर से इधर उधर हो जाता था। ये वाला काफी मजबूत लग रहा है, कहीं तुमने तो बनवा कर नहीं दिया मम्मी? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो प्रेम लेकर आया था। ये अच्छा है, जब बहन कुछ मांगे तो भाइयों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती। और अपनी पत्नियों के लिए बड़े बड़े किंग साइज के बिस्तर आ रहे, हीटर आ रहे। तभी सीमा कमरे में आकर कहती है, ये हीटर प्रिया का नहीं मेरा है दीदी। बाप रे, अब इस घर में मेरा तेरा भी होने लगा। लगता है तू भूल गई है कि अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ सीमा। इस घर का सारा सामान मेरे ही अंडर आता है, तो शांति से बाहर जा और दरवाजा लगाते हुए जाना। और हाँ, दोपहर में ईशा के मन का ही खाना बनेगा। एक तो जा रही है जान, ऊपर से आपका फरमान। ऐसे ही मेरे कमरे में देवर जी और देवरानी आ गए, ऊपर सब ये ठंड भी हमें ही बर्दाश्त करनी होगी। इसीलिए तो आप चारों को एक कमरे में शिफ्ट किया है भाभी, ताकि आप लोगों को सर्दी ना लगे। वरना मेरा क्या है, ठंड में ठिठुरती इस सड़े हुए हीटर में सो जाऊंगी। गुस्से में सीमा बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है। गैस ऑन कर दो प्रिया, जरा स्टोव पर ही हाथ सेक लूं। यहाँ तो अपना सामान इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। वही ना भाभी, मैं तो क्या बताऊं, अपने मायके वालों से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। रात को जेठ जी के रहते फोन पर बात करना ठीक नहीं लगता। अब मेरे बोलने से उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए मैं अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रही। ऊपर से जेठ जी के साइलेंट बम। अरे मेरा तो सर ही फट रहा है, कितने जोर जोर से प्रेम खर्राटे लेता है बाबा रे। दिन बीतते जाते हैं। सीमा और प्रिया पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उन्हीं के साथ साथ परेशान हो गए थे नील और प्रेम भी। पर बस घड़ी को भरने में जरा सी और देर थी जो उसी रात को पूरी हो जाती है। रात को सभी खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक सीमा और प्रिया पहले ही बिस्तर पर सो जाती है। नील और प्रेम दुखी मन के साथ जमीन पर जैसे तैसे सो रहे होते हैं कि रात के 2 बजे वो लोग देखते हैं कि उनके कमरे का टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया है। ये इतनी रात को टीवी अपने आप कैसे चालू हो गया? भाभी के कमरे में कोई भूत तो नहीं है? और तभी वो जब नींद से उठकर देखता है तो पता चलता है कि बिस्तर पर उसकी माँ और बहन बैठकर आराम से टीवी देख रही हैं। अब प्रिया भाभी के कमरे में टीवी तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ टीवी देखने आ गए। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये सुनते ही प्रेम का गुस्सा टूट पड़ता है। ये सब क्या हरकत है मम्मी? कितना साथ दोगी तुम इसका? सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। 1 महीने से ये हमारे सर पर नाच रही है और तुम हो कि इसे और नचवाए जा रही हो। तुम्हारे खुद के कमरे में 2-2 बिस्तर है, एक पर इसे सुला नहीं सकती जो हमारे सर पर इसे चढ़ा दिया तुमने? अरे ना, मुझे ना फैल कर सोने की आदत है। रात को बार बार टॉयलेट जाती हूँ और कभी इस बिस्तर पर सो जाती हूँ तो कभी उस बिस्तर पर। मुझे ना भरा हुआ बिस्तर बर्दाश्त नहीं होगा बे। अब इस उम्र में तू मेरी आदतें बदलवाना चाहता है क्या? बुढ़ापे में कभी किसी की आदत बदलती हुई सुनी है तूने? भैया ठीक कह रहे हैं मम्मी। 1 महीने से हम चारों कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रात को सोने तक दुश्वार हो गया है। ये एक आंख देख रही हो, मेरी ये तो लाल ही रहने लगी है क्योंकि बिस्तर से प्रिया की साड़ी का पल्ला मेरे मुंह पर ही गिरता रहता है और अक्सर मेरी आंखों पर चला जाता है। पर तुमने एक बार नहीं पूछा कि मेरी आंखों में ये सूजन क्यों आई? अरे जिसको भी मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम है ना, वो आराम से मेरे घर को छोड़कर जा सकता है। बोलो मत, अभी तक मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं की, मालकिन मैं ही हूँ। निर्मला और ईशा से पूरी तरह हारे हुए नील और प्रेम, सीमा और प्रिया अगली सुबह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने मनोज को खड़ा देखते हैं। मनोज को देखकर उनकी आंखों में ऐसी खुशी जग जाती है मानो कोई उन्हें जेल से छुड़ाने आया हो। आप चारों एक ही कमरे में सो रहे थे? अरे जीजू आप आगे बैठिए ना। वो क्या है ना, घर पर तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मुझे माफ करना, ट्रिप जरा लंबा चल गया नील, पर तुम लोगों को अब और एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी ईशा को ले जाता हूँ। अरे ईशा देख, जवाई जी आए हैं। सब अच्छे से हो गया ना जवाई बाबू? बस आप लोगों के कारण सब कुछ अच्छे से हो गया। ईशा यहाँ थी तो मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाया। 50 लाख का फायदा हुआ है मुझे, इसलिए मैं वहां से आप लोगों के लिए एक आईफोन और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये कहता हुआ मनोज अपनी जेब से 2 एनवेलप और 2 आईफोन निकालता है।
जिसे देखते ही निर्मला अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है, इस सब की क्या जरूरत थी जमाई जी, पर लाए है तो अब रख लेते हो। ये लीजिए भाभी, अब दोनों ने बहुत एडजस्ट किया है, इसलिए अपने जीजू की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट। मनोज निर्मला के सामने प्रिया और सीमा को एक एक आईफोन और पैसों का एनवलप देता है, जिसे देखकर निर्मला के तो तोते उड़ जाते हैं। और मेरे लिए क्या लाए तुम? आपके लिए तो वो खुद आए ना दीदी, और क्या हो सकता है इससे बड़ा सरप्राइज। और आखिरकार ईशा अपने ससुराल चली जाती है और देवरानी जेठानी का कमरा फिर से उनका हो जाता है। साकेत अंजलि के साथ घर आता है। मिनल साकेत को देखकर खिलखिला उठती है और कहती है, भैया तो ये पढ़ाई हो रही थी कॉलेज में? वैसे भाभी मुझे पसंद आई। छुटकी तू भी ना। तभी सुलोचना आरती का थाल लेकर वहां आती है और अंजलि का गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर बुलाती है। बहू, आलते के पैरों से अंदर आओ और मेरे घर की रौनक बढ़ा दो। अंजलि और साकेत सुलोचना का आशीर्वाद लेते हैं। सुलोचना कहती है, बेटा बहू तो हीरा है हीरा, लेकिन तुझे ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एक ही तो बेटा है, मैं चाहती थी कि तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से हो। माँ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें शादी करनी पड़ी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम एक बड़ी सी पार्टी करेंगे और अपनी बहू के आने पर ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। साकेत सुलोचना के गले लग जाता है। थैंक यू माँ, माँ तुम बहुत अच्छी हो। भैया मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मुझे पैसे दो। ले तू ही पहले कपड़े ले ले, अब तक खुश है ना तू? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। मीनल अंजलि को कमरे में लेकर जाती है और ननद भाभी के बीच में बहुत सारी बातें होती है। मीनल अंजलि से कहती है, भाभी आप मेरे भैया को हमसे दूर तो नहीं करोगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हारे भैया पहले की तरह ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अंजलि को ससुराल में भी अपने मायके जैसा माहौल मिलता है। अगले दिन रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है और अंजलि के मायके वाले भी वहां आते हैं। एक ही दिन में अंजलि और मिनल की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मिनल को देखकर अंकुश की नजरें उस पर टिक जाती है और वो मिनल के पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, आप ही दीदी की ननद मीनल हो ना? हाँ हाँ मैं ही मिनल हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? बस पता चल गया। ऐसे कैसे, बताइए ना, मुझे जानना है। वो दीदी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। एक ही दिन में मेरी दीदी मुझसे ज्यादा आपको मानने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ खाया? अपना ही घर है, शर्माना मना है। चलिए साथ में खाते। मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। मीनल और अंकुश साथ में खाते पीते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पूरी पार्टी में अंकुश मिनल के साथ ही रहता है और तो और दोनों डीजे में डांस भी करने लगते हैं। सुलोचना मिनल से कहती है, मिनल ध्यान रखना बेटा, सबने खाया या नहीं। और हाँ, स्टेज पर तेरी भाभी है, उसे कुछ चाहिए होगा तो उस पर नजर रखना। माँ तुम निश्चिंत रहो, मैं सब देख लूंगी। मिनल अंकुश से कहती है, अंकुश तुम पार्टी में लोगों का ध्यान रखो, मैं भाभी के पास जाकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। स्टेज पर जाकर मिनल अंजलि से कहती है, भाभी अब आप भी खाना खा लो, खड़े खड़े आप भी थक गई होंगी। मैं आपके और भैया के लिए चेयर लगवा देती हूँ। थैंक यू ननद जी, तुम जैसी ननद किस्मत से मिलती है। अंजलि और साकेत खाना खाते हैं। इधर अंजलि के ससुराल वाले और मायके वाले आपस में अच्छा मेलजोल बना लेते हैं। इसी तरह दिन बीतते लगते हैं। अंकुश और मिनल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिनल धीरे धीरे अंकुश के प्यार में पड़ने लगती है और उधर अंकुश और उसकी माँ इंदु एक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाने लगते हैं। इंदु अंकुश से कहती है, बेटा दोस्ती कब तक चलेगी? अब तो दोस्ती को प्यार में बदल, तब जाकर हमारे सपने पूरे होंगे। माँ अब ये सब में वक्त तो लगता ही है। मीनल मेरे प्यार में पड़ने लगी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तेरी बहन का ससुराल बहुत पैसे वाला है। ऐसा ना हो कि मिनल की शादी किसी और से कर दे और तू बस मुंह देखता रह जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ। अपने सामने से मैं पैसों की तिजोरी किसी और को जाने दूंगा क्या? कुछ दिन की बात है और फिर मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। एक रोज मिनल अंकुश के साथ मूवी जाने वाली होती है। कुछ अच्छा सा पहनना है मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है। भाभी के पास जाकर देख लेती हूँ।
मिनल बेधड़क अंजलि की अलमीरा खोलती है और उसमें से एक न्यू टॉप निकालकर खुद पर लगाकर देखने लगती है। ये बहुत सेक्सी लग रहा है। इतने में ही अंजलि भी वहां आ जाती है। हाँ हाँ, इसमें तो तुम बहुत सेक्सी दिख रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, मूवी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ या किसी स्पेशल वन के साथ? क्या भाभी, आप बिना मेरे बिना बताए आप सब कुछ कैसे समझ जाती हैं? ये सब छोड़ और तू ये पहन, अच्छी भी दिखेगी। जा, आप जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा। रात को मैं तुझसे बात करती हूँ। मिनल तैयार होकर अंकुश के साथ मूवी चली जाती है। मूवी देखने के बाद अंकुश मिनल की आंखों में पट्टी बांध देता है और उसे सरप्राइज देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। मिनल, अब अपनी आंखें खोलो। मिनल अपनी आंखें खोलती है। अंकुश अपने घुटने पर हाथों में अंगूठी लिए बैठा रहता है। पूरा रेस्टोरेंट खाली था और सजा हुआ भी। मिनल कुछ कहती उससे पहले ही अंकुश अंगूठी आगे करते हुए मिनल को प्रपोज करता है। आई लव यू मिनल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया, ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई लव यू टू। अंकुश मिनल को अंगूठी पहना देता है और कहता है, तुम अपने घर में बात कर लो, क्या पता तुम्हारे घर में कोई इस रिश्ते को मंजूरी देगा भी या नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे घर वाले मेरे एक बार बोलते ही मान जाएंगे। अंकुश और मिनल खा पी कर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर मिनल घर जाकर सुलोचना और अंजलि को सब कुछ बता देती है। तब सुलोचना कहती है, अरे वाह, इतने करीब में ही रिश्ता मिल गया, और वो भी जान पहचान में। अच्छा ननद जी, तभी मैं सोचूं अंकुश का फोन आजकल इतना बिजी क्यों रहता है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक और रिश्ते में बनने वाले हैं। अभी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कुछ दिन बाद तुम मेरी भाभी बन जाओगी। सुलोचना घर पर सबको ये बात बताती है। कल ही मैं अंजलि के माँ पिताजी से बात करती हूँ। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली बहन, मेरे साले को ही मेरा जीजा बना दिया। अब अपने में ही रिश्ता मिल गया है, चलो अच्छा ही हुआ। उधर अंकुश बड़ा खुश होता है और इंदु से कहता है, माँ तीर निकल चुका है, कभी भी निशाने पर लग जाएगा। मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुलोचना अंकुश के घर वालों को फोन करके शादी की बात करती है। बहन जी, अब ये घर पर ही रिश्ता मिल गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। आप पंडित से शादी की तारीख निकलवा लीजिए, हम कल आपके घर आकर मिनल का रोका करके सब फाइनल कर लेंगे। हाँ हाँ, आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आपकी बेटी की माँ के रूप में आई है, लेकिन अब बेटे की माँ के रूप में भी आओगी आप। मैं जो भी रूप में आऊँ, हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। इधर अंजलि सुलोचना से कहती है, मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल मैं उन लोगों के साथ आ जाऊंगी। हाँ भाभी, जाओ जाओ, इन लम्हों के तो मज़े ही अलग है। आखिर अंकुश आपका इकलौता भाई है। अंजलि अपने मायके जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसे अंकुश और इंदु के बात करने की आवाज़ आती है और अंजलि गेट पर ही खड़ी हो जाती है। अब तो अपने बेटे को मान गई हो ना माँ, तीर सीधा निशाने पर लगा है। अब मैं दहेज में मोटी रकम मांगूंगी और मीनल के प्यार में मजबूर उसके घर वाले दहेज देने के लिए राजी हो जाएंगे। बेटा तू ना नैना से बात करना छोड़ दे, कहीं मीनल को नैना के बारे में पता चल गया तो वो तुझे ना छोड़ दे, फिर हमारे सपनों का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा माँ, मीनल से शादी करके मुझे मोटी रकम तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर उसके पापा की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं मिला तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और नैना से शादी कर लूंगा। दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी पता नहीं चलेगा माँ। तेरा बेटा खलनायक है, खलनायक। तब तो ठीक है, चल कल की तैयारी करनी है, लेकिन ध्यान रखना ये बातें अंजलि को पता ना चले, वरना तुझे तो पता ही है कि तेरी बहन उसूलों की कितनी पक्की है। ये सब सुनकर अंजलि के पैरों से जमीन घिसक जाती है। वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। अंजलि को देखकर मिनल कहती है, भाभी आप अपने मायके नहीं गई? नहीं ननद जी, रास्ते में मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बहन जैसी ननद की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है। आप बहुत अच्छी हो भाभी। अगले दिन अंकुश अपने परिवार के साथ मिनल के घर आता है। सुलोचना पंडित जी को पहले से ही बुलाकर रखती है। पंडित जी, बच्चों की शादी की तारीख निकाल दीजिए। समधन जी, इतनी जल्दी क्या है,
पहले तिलक की ही बात कर लेते हैं। देखिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है ना ये रिश्तेदार कैसी कैसी बातें करते हैं तिलक ना मिलने पर। मुझे तो बोलने में भी खराब लग रहा है कि मीनल बिटिया के मायके वालों से मैं तिलक लूं। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम तो उसे सब देंगे ही। इतने में ही अंजलि नैना को वहां लाकर खड़ा कर देती है। नैना, ये है तुम्हारा गुनहगार। नैना अंकुश को एक थप्पड़ मारती है। मीनल आकर नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकुश पर हाथ उठाने की? नैना सब कुछ सबके सामने बता देती है और अंजलि अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ पापा आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे पता है आप लोग ये सब दहेज के लिए कर रहे हैं। मीनल मेरी ननद नहीं बहन है और उसकी जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंजलि के माता पिता और अंकुश वहां से चले जाते हैं।